हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। स्कूल चलो। मैं आपकी सहयोगी श्रीमती शीला रानी पांडे। प्रकरण स्कूल चलो। कक्षा 7वीं प्रकरण 12। लेखक देवेंद्र कुमार रचित स्कूल चलो। इकाई 2। आपकी पाठ्य पुस्तक बाल भारती से। हमारी इस कहानी का जो प्रमुख चरित्र है उसका नाम है भरतू। भरतू रिक्शा चालक है पेशे से। इसके सभी मित्र रिक्शा चालक हैं। ये लोग शहर के एक ही घर में साथ में रहते हैं। सभी रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं। भरतू की जो रिक्शा है वो बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का कार्य करती है। उसके मित्र भरतू के इस रिक्शा को चिड़िया खाना कहते थे, लेकिन भरतू अपने इस रिक्शे को गुलदस्ता कहता था। बच्चों का गुलदस्ता। और उसे अपना यह कार्य बहुत प्रिय था। वह बच्चों को स्कूल ले जाता, उन्हें छोड़ता और स्कूल से वापस ले जाकर घर छोड़ता। अपने इस कार्य को करने में वो बहुत खुश था। जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ता तो उसे याद आता कि गांव में उसका नन्हा भी स्कूल जाता होगा। उन बच्चों में वो गांव में स्थित अपने बच्चे की छवि देखता। एक दिन बच्चों को घर छोड़ने के पश्चात उसका ध्यान अपने रिक्शे के पीछे के कैबिन में गया। वहां उसे एक पुस्तक मिली। बहुत गुस्सा आया कि रोज का नियम है, बच्चे कुछ न कुछ रिक्शे में छोड़ देते हैं। कभी पुस्तक, कभी उनकी किताबें, कभी उनका टिफिन, कभी पानी की बोतल। रोज कुछ न कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। पुस्तक को पलटकर वो बार बार देख रहा था। सभी बच्चों के चेहरे याद करने का प्रयत्न कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पुस्तक किसकी है और मन ही मन अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि पढ़ा लिखा होता तो एक बार पढ़ तो सकता था कि पुस्तक में किसका नाम लिखा है। अपने न पढ़े लिखे होने का, अनपढ़ होने का, अशिक्षित होने का उसे हमेशा अफसोस होता। रात में उसने सपने में भी देखा कि कोई उसे कह रहा है, उसके सामने एक बहुत लंबी चौड़ी किताब खुली है और तभी उसके कानों में आवाज आती है, लाओ मेरी पुस्तक दे दो। भरत की नींद टूट जाती है। बहुत देर तक वह अपने सपने के बारे में सोचता रहता है। भरतू सुबह उठकर जब बच्चों को लाने जाता है तो देखता है कि रमेश नामक एक बच्चे ने आकर उससे पूछा, मेरी किताब। भरतू ने किताब
देने के लिए हाथ बढ़ा सोच रहा था, उसी समय बच्चे की माँ सरिता देवी ने कहा, भर्तू यह अपनी पुस्तक भूल गया है, अगर तुम्हें मिलेगी तो इसे लाकर दे देना। भर्तू ने तुरंत पुस्तक निकालकर उस बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चे का चेहरा प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं ना? किताब बिल्कुल फाड़नी नहीं चाहिए, खराब नहीं करनी चाहिए। किताब फाड़ना बहुत बुरी बात है। भर्तू हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं भैया, मैंने तुम्हारी किताब बिल्कुल नहीं फाड़ी है, बहुत ध्यान से रखा हूँ। उन दोनों की बातचीत सुनकर रमेश की माँ भी मुस्कुरा दी। सारा दिन भर्तू उसी किताब के बारे में सोचता रहा। दोपहर में भर्तू रमेश को बाहर छोड़ते हुए उसने पूछा, क्यों भैया, मुझे भी पढ़ा दोगे? रमेश ने कहा, मैं क्या टीचर हूँ जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा? भर्तू ने कहा, नहीं, जो तुम पढ़ते हो वही मुझे भी पढ़ा दिया करना। ठीक है, कल से तुम्हें पढ़ाऊंगा, AB पढ़ाऊंगा। अगले दिन रमेश ने कहा, भर्तू भैया, मैं आपके लिए A और B लाया हूँ, याद रखिए, A से एप्पल, B से बॉल। और सेब और बॉल भर्तू के हाथ में रख दिया। भर्तू ने पूछा, भैया क्या तुम मुझे हर रोज ऐसे ही पढ़ाओगे? रमेश ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाऊंगा और आप ध्यान से पढ़िएगा। और वो घर की ओर दौड़ पड़ा। भर्तू ध्यान से सेब और बॉल को हाथ में लेकर मन में बार बार दोहराता रहा, A फॉर एप्पल और B से बॉल। घर जब वो एप्पल और बॉल लेकर गया तो उसके सारे साथी उसका मजाक उड़ा रहे थे और सारे मिलकर बॉल और एप्पल से खेलते रहे, सेब से खेलते रहे और भर्तू के साथ दोहराते रहे, A फॉर एप्पल, B से बॉल। अगली सुबह भर्तू जब रमेश को लेने गया तो दरवाजे पे रमेश नहीं था। बहुत देर तक सोचता रहा, कोई जवाब नहीं मिला तो उसने घंटी बजाई। माँ ने दरवाजा खोला और उन्होंने कहा कि रमेश को बुखार है, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। भर्तू थोड़ा उदास सा हो गया था। अगली सुबह भी दरवाजे पर पहुंचा और उसने घंटी बजाई। सरिता देवी ने दरवाजा खोला और उन्होंने बताया कि रमेश को अभी भी बुखार है, वह आज भी स्कूल नहीं जा सकेगा। भर्तू के हाथ में A और B यानी सेब और गेंद थे। उसने वो सेब और गेंद सरिता देवी को पकड़ा दिया और कहा कि यह मास्टर जी को दे दीजिएगा, वे तो अस्वस्थ हैं और मुझे पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ये दोनों वस्तुएं उनको दे दीजिएगा। उस दोपहर में भर्तू इतना उदास था कि वो ठीक से खाना भी नहीं खाया। अगले दिन फिर रमेश का इंतजार कर रहा था। जब वो नहीं आया तो बहुत हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला और सरिता देवी ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाया। भर्तू सकपका रहा था, लेकिन सरिता देवी के कहने पर वो अंदर आया और उसने पूछा कि मास्टर जी, अब तबीयत कैसी है? मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए उसके छोटे मास्टर जी ने कहा कि ठीक हूँ मैं। और उसने पूछा कि ये सेब और गेंद A और B तो तुमने मुझे लौटा दिया, पढ़ोगे कैसे? लो, ले जाओ और ध्यान से इसे याद करो।
तभी तो मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूंगा। भर्तू मुस्कुराते हुए ए और बी लेकर अपने घर चला गया। मास्टर जी से कहा, जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि आप मुझे पढ़ा सकें, और वह बाहर निकल गया। अगले दिन रमेश की तबीयत ठीक देखकर भर्तू को बहुत अच्छा लगा। सरिता देवी ने उसे समझाया कि तुम मेरे पास आ जाया करो रोज शाम में 5 बजे के बाद, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी। भर्तू ने संकोच से कहा, मैडम जी क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? सरिता देवी ने कहा, हाँ, शादी से पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी। तुम्हें पढ़ाते हुए मैं फिर से एक नई शुरुआत करूंगी, और अब मैं बड़ों को भी पढ़ाना शुरू करूंगी। भर्तू बहुत खुश हुआ कि उसे फिर से एक बार पढ़ने का मौका मिलेगा, और अपनी निरक्षरता का जो दुख था उस दुख से उसे मुक्ति मिलेगी और वो फिर से साक्षर बन सकेगा। बाहर निकलते निकलते रमेश के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देने के अपनी उत्कंठा से, अपनी इच्छा को वह रोक नहीं सका। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, मुस्कुराते हुए भर्तू बाहर निकल गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम इसका वाचन करते हैं। प्रकरण 12, स्कूल चलो। लेखक देवेंद्र कुमार। कृति सुनो, समझो और पढ़ो। श्री देवेंद्र कुमार जी का जन्म 19 अगस्त 1940 को दिल्ली में हुआ। आपकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं एक छोटी बांसुरी, खिलौने, पेड़ नहीं कट रहे हैं आदि। आप 27 वर्ष तक नंदन पत्रिका से जुड़े रहे। विद्यार्थी मित्रों, ये बच्चों की कहानी की बहुत अच्छी पुस्तक है, अभी भी ये प्रकाशित होती है। आप पढ़िएगा, आप मेरी इस बात से स्वयं सहमत होंगे कि बच्चों की ये उत्कृष्ट पत्रिकाओं में से एक है। 27 वर्ष नंदन पत्रिका से आप जुड़े रहे। हिंदी अकादमी तथा बाल साहित्यकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बाल उपन्यासकार, अनुवादक एवं कहानीकार रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि शिक्षा किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। आखिरी बच्चा भी रिक्शा से उतरकर चला गया। भर्तू की ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं। साइकिल रिक्शा की सीट से उतरकर उसने पीछे झांका तो अंदर एक किताब पड़ी दिखाई दी। अंदर का मतलब रिक्शा के पीछे एक कैबिन जुड़ा है, उसमें छोटे बच्चे बैठते हैं। भर्तू ने बड़बड़ाते हुए किताब उठा ली और उलट पलट कर देखने लगा। हर रोज ऐसा ही होता है, कोई न कोई बच्चा कुछ न कुछ भूल जाता है। रुमाल, पानी की बोतल या फिर किसी की कैप रह जाती है। वह जब भी किसी किताब को हाथ में उठाता है तो मन में एक चिढ़ होती है अपने लिए। आखिर वह अनपढ़ क्यों रह गया? पढ़ लिख जाता तो आज रिक्शा खींचने की जगह कोई ढंग का काम करता, लेकिन अब इस सब को याद करने से क्या फायदा? रिक्शा को ढाबे के बाहर खड़ा करके भर्तू खाना खाने बैठ गया। किताब अब भी उसके हाथ में थी।
तभी आवाज सुनाई दी, क्यों भरतू, स्कूल में दाखिला ले लिया क्या? भरतू ने चौंक कर देखा। उसका साथी रमन हंसता हुआ किताब की ओर इशारा कर रहा था। भरतू लजा गया, बोला, अरे, जब पढ़ने की उम्र थी तब नहीं पढ़ सका तो अब क्या पढ़ूंगा? फिर उसने बताया कि कोई बच्चा उसकी रिक्शा गाड़ी में किताब भूल गया है। भरतू, रमन तथा और 4 लोग एक किराए के कमरे में रहते हैं। सभी अपने अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर आए हैं। सभी के परिवार गांव में हैं। वे उनको पैसे भेजते रहते हैं। रमन साक्षर है। भीम ऐप से वह सबके पैसे भेज दिया करता है। बीच बीच में कुछ दिन के लिए घर वालों से मिलने गांव जाते हैं। भरतू स्कूल के बच्चों को लाता ले जाता है। उसके साथी सवारी ढोते हैं। वे लोग भरतू की रिक्शा को चिड़िया खाना कहते हैं, पर भरतू ने उनका नाम रखा है गुलदस्ता। जब बच्चों को लेकर रिक्शा चलाता है तो उसे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। रह रहकर अपने गांव घर की याद आती है। कभी कभी लगता है जैसे उसका बेटा नन्हा भी दूसरे बच्चों के साथ बैठा स्कूल जा रहा है। भरतू सब बच्चों के चेहरे पहचानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि किताब किस बच्चे की थी। वैसे किताब पर नाम लिखा था, पर भरतू को पढ़ना कहाँ आता है। उस रात भरतू ने सपने में देखा जैसे वो मैदान में बैठा है और उसके सामने एक लंबी चौड़ी किताब खुली पड़ी है। तभी एक आवाज कानों में आती है, लाओ मेरी किताब। फिर भरतू की नींद टूट गई। जागकर वो बहुत देर तक सपने के बारे में सोचता रहा। सुबह अपनी रिक्शा बाहर निकाली और बारी बारी से बच्चों को लेने लगा। तभी रमेश नामक बच्चे ने कहा, मेरी किताब। वह कुछ परेशान दिख रहा था। रमेश की माँ सरिता ने भी कहा, भरतू जरा ध्यान से देखना, रमेश की किताब नहीं मिल रही है। भरतू ने किताब उनकी ओर बढ़ा दी। तभी रमेश ने कहा, तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं? किताब फाड़ना बुरी बात है। सुनकर भरतू हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं भैया, मैंने तुम्हारी किताब खूब ध्यान से रखी थी, एकदम ठीक है, देख लो। सारा दिन भरतू उसी किताब के बारे में सोचता रहा। दोपहर में रमेश को उसके घर के बाहर छोड़ते हुए भरतू ने कहा, क्यों भैया, जो तुम पढ़ते हो मुझे भी पढ़ा दो। मैं क्या टीचर हूँ जो तुम्हें पढ़ाऊं? रमेश बोला। मेरी टीचर बन जाओ न रमेश भैया, जो फीस मांगोगे दूंगा। भरतू ने हंसकर कहा, ठीक है, कल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाओगे? ए बी पढ़ाऊंगा। कहकर रमेश माँ के साथ घर में चला गया। भरतू मुस्कुराया तो सरिता देवी भी हंस पड़ी। अगले दिन रमेश ने भरतू से कहा, भरतू भैया, आज मैं तुम्हारे लिए ए और बी लाया हूँ। और उसने बस्ती से निकालकर एक सेब और गेंद भरतू के हाथ में रख दिया। भरतू कुछ पूछता इससे पहले रमेश ने कहा, देखो, ए से एप्पल, बी से बॉल। भरतू ने कहा, रमेश भैया, क्या रोज ऐसे ही पढ़ाओगे?
रमेश ने कहा हाँ, और माँ के साथ घर में दौड़ गया। भरतू सेब और गेंद को हाथ में लिए खड़ा रह गया। उसने सोचा कल दोनों चीजें वापस कर देगा। उस रात देर तक ए और बी से खेलते रहे भरतू और उसके साथी। उनके बीच देर तक गेंद और सेब इधर से उधर उछलते रहे। कमरे में हंसी गूंजती रही। शायद इससे पहले ये लोग इतना कभी नहीं हंसे थे। भरतू के साथी पूछते रहे, भरतू कल अपने मास्टर जी से क्या पढ़ेगा? अगली सुबह रमेश के घर के बाहर पहुंचकर भरतू ने रिक्शा की घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर रमेश की माँ सरिता देवी बाहर निकलकर आई। उन्होंने कहा, रमेश आज स्कूल नहीं जाएगा, उसे रात से बुखार आ रहा है। सुनकर भरतू को एक झटका सा लगा। वह बाकी बच्चों को स्कूल पहुंचाने चला गया। उस दोपहर वह गुमसुम रहा। ठीक से खाना भी नहीं खाया भरतू ने। रमन बार बार पूछता रहा, भरतू क्या बात है? पर भरतू ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वाली सुबह को रमेश के दरवाजे पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई तो रमेश की माँ बाहर आई। भरतू, रमेश की तबीयत आज भी ठीक नहीं है। शायद 1-2 दिन और वह स्कूल न जा सकेगा। भरतू के हाथ में ए और बी यानी सेब और गेंद थे। उसने सरिता देवी से कहा, ये दोनों मेरे मास्टर जी को दे देना मैडम जी, अब तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं। सरिता देवी आश्चर्य से मुरझाए सेब और गेंद को देखती रहीं। फिर भरतू ने उन्हें सब बताया तो उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। लेकिन भरतू हंस न सका। उसने स्कूल वाली रिक्शा आगे बढ़ा दी। उस दोपहर भरतू ढाबे पर नहीं आया। वह रमेश के बाहर जा खड़ा हुआ। आसपास कोई न था। वह कुछ देर तक धूप में खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए दरवाजे पर लगी घंटी बजा दी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। उसे दोबारा घंटी बजाना ठीक न लगा। न जाने रमेश की माँ क्या सोचने लगे। उसका मन रमेश से मिलना चाहता था, पर संकोच भी था। वह वापस मुड़ने लगा, तभी दरवाजा जरा सा खोलकर सरिता देवी ने बाहर झांका। भरतू को देखकर वह चौंक पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू, तुम इस समय कैसे? क्या चाहिए? भरतू सकपका गया। हकलाता सा बोला, जी, मैंने सोचा अपने मास्टर जी को देख लूं, उनकी तबीयत कैसी है? मास्टर जी शब्द पर सरिता देवी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू, तुम्हारे मास्टर जी की तबीयत अब ठीक है। आओ, अंदर आ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो? यह कहकर उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया। भरतू को लग रहा था इस समय आना शायद ठीक नहीं रहा, पर अब वापस लौटा नहीं जा सकता था। वह झिझकते कदमों से अंदर घुस गया। आओ भरतू, यहाँ आओ, कहते हुए सरिता देवी ने एक कमरे में आने का इशारा किया। भरतू ने कहा, मैडम जी, अब आपने बता दिया ना कि हमारे मास्टर जी ठीक है, बस अब जाता हूँ, आप तकलीफ ना करें। नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? तुम अपने मास्टर जी से मिलने आए हो तो क्या बिना मिले चले जाओगे? आ जाओ। इतना घबरा क्यों रहे हो? कैसे हो मास्टर जी? कहते कहते भरतू हंस पड़ा। उसने देखा
सेब और गेंद पलंग पर रमेश के पास रखे थे। मैं ठीक हूँ, रमेश ने कहा। फिर बोला, तुमने ए बी माँ को लौटा दिए, ऐसे कैसे पढ़ोगे? लो, ले जाओ और ध्यान से याद करो, तभी तो आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। भर्तू, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, सरिता देवी ने कहा। उनके हाथ में पानी का गिलास और प्लेट में कुछ नाश्ता था। भर्तू जमीन पर ही बैठ गया। सरिता ने कहा, वहां जमीन पर नहीं, कुर्सी पर आराम से बैठो। जी, मैं यही ठीक हूँ, भर्तू ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ खाया नहीं। मास्टर जी, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आगे पढ़ाना, कहकर सेब और गेंद रमेश के हाथ से ले ली और बाहर निकल आया। रमेश की तबीयत ठीक देखकर उसका मन खुश हो गया था। एक बार मन में आया कि हौले से रमेश का सिर सहला दे, पर हिम्मत न हुई। बाहर निकलते हुए सरिता देवी की आवाज सुनाई दी, भर्तू, कल रमेश को लेने आ जाना, अब उसकी तबीयत ठीक है। अगली सुबह रमेश माँ के साथ घर से बाहर खड़ा मिला। भर्तू से नजरें मिलते ही रमेश और उसकी माँ मुस्कुरा दिए। भर्तू भी हंस दिया। दोपहर को रमेश को घर छोड़ने आया तो सरिता देवी ने कहा, भर्तू, शाम को 5 बजे आ जाना। आ सकोगे? बहुत काम तो नहीं रहता। जी, आ जाऊंगा, भर्तू ने कहा और ढाबे पर जा बैठा। मन प्रसन्न था। रमन ने पुकारा, क्यों भर्तू, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, भर्तू ने कहा और हंस दिया। भर्तू 5 बजे रमेश के घर के बाहर पहुंच गया। कुछ देर बिना घंटी बजाए सोच में डूबा खड़ा रहा। मन में कुछ डर था। न जाने रमेश की माँ ने मुझे क्यों बुलाया है। कुछ देर बाद उसने घंटी बजा ही दी। दरवाजा रमेश ने खोला। उसे देखते ही हंस पड़ा। बोला, आओ भर्तू, आओ अंदर चलो, कहकर रमेश ने भर्तू का हाथ पकड़ लिया और उसी कमरे में ले गया। सरिता देवी कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने कहा, भर्तू, यहाँ बैठो। रमेश बता रहा था, तुम पढ़ना चाहते हो? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। भर्तू लजा गया। बोला, मैडम जी, यह तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था, भला अब क्या पढ़ूंगा मैं? हाँ, गांव के स्कूल में मेरा बेटा नन्हा जरूर पढ़ता है। भर्तू, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरिता देवी ने पूछा। भर्तू उन्हें अपने गांव घर की बातें बताने लगा। न जाने क्या क्या बता गया, फिर एकाएक रुक गया। बोला, माफ करना मैडम जी, मैं तो यूं ही कह रहा था, भला ये भी कोई बताने की बातें हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और बताओ। असल में मैं तो कभी गांव गई ही नहीं। वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, केवल किताबों से पता चलता है या फिल्मों से। भर्तू उठने को हुआ, पर सरिता देवी ने रोक लिया। बोली, मैंने जिस बात के लिए बुलाया था वह तो अभी कही ही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो, सुनकर मुझे अच्छा लगा। रमेश के पापा को भी पसंद आई यह बात। मैडम जी, वह तो मैंने ऐसे ही हंसी में कह दी थी, भर्तू ने संकोच से कहा। नहीं, इसमें संकोच कैसा? अगर तुम चाहो तो शाम को 5 बजे रोज आ सकते हो, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। शादी से पहले
मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब भी मन करता है कोई ऐसा काम करने का। पर भर्तू तो है बड़ा है माँ, रमेश ने कहा। पहले बच्चों को पढ़ाती थी तो अब बड़ों को पढ़ाऊंगी। भर्तू से ही शुरू होगा यह मेरा स्कूल। तो क्या आप सचमुच पढ़ाएंगी? भर्तू ने पूछा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भर्तू, मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जब तुम रमेश को छोड़ने आओगे उस दिन तुम पढ़ने आ जाना। बाहर निकलने से पहले रमेश के सिर पर हाथ रखने से खुद को नहीं रोक पाया भर्तू। ऐसा करते समय उसकी आंखें भीग गईं। देखा विद्यार्थी मित्रों, इंग्लिश में एक वाक्य है, ईच वन टीच वन। निरक्षरता किसी भी समाज के लिए अभिशाप होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर एक साक्षर व्यक्ति एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ाए तो देखिए कितनी सुंदर कड़ी तैयार होगी ना। और समाज के ऐसे बहुत सारे लोग जो किसी कारण से, किसी परेशानी की वजह से समय रहते नहीं पढ़ लिख पाते हैं, साक्षर होने का उनका सपना अधूरा रह जाता है, वे लोग भी साक्षर हो सकते हैं। तो याद रखिए, हमने इस कहानी से सुना कि हमारे पास जो भी ज्ञान है हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए और समाज का एक नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हर एक साक्षर व्यक्ति एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ाए। आपने वो गीत सुना होगा ना, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो। तो एक दीपक की ज्योत दूसरे दीपक की ज्योत से मिलकर उसे जलाकर पूरे समाज को प्रज्वलित कर सकती है, अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर सकती है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नई विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।